ये फॉरेन एसोसिएशन वाला पॉइंट है कि बेटा कंपनी की डेफिनेशन अभी तो हमने पढ़ी नहीं है, वो तो अभी हम पढ़ने लगे हैं। कंपनी की डेफिनेशन तो बेटा अभी हम पढ़ने लगे हैं पुत्र। सर वो रीडिंग करते हुए मैंने ये पढ़ लिया। वेरी गुड। चलें जी, अब बेटा जरा हम लोग कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते हैं जी। बेटा प्लीज देखिएगा, आप लोगों को पहले 3-4 बातें पढ़ाने का मकसद क्या था। 3-4 बातें आपको पहले पढ़ाने का मकसद ये था कि कंपनी के अंदर ये बातों की डिस्कशन होगी। देखिए बेटा मिसाल के तौर पर कहते हैं कंपनी का मतलब क्या है। कंपनी मतलब अ कंपनी एज डिफाइंड इन द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। अब हालांकि आपका कंपनीज एक्ट आ चुका है, कंपनीज एक्ट 2017 बेटा आपके पास आ चुका है, तो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 रिपील हो चुका है, लेकिन क्योंकि आपके ऑर्डिनेंस ने अभी तक इसको चेंज नहीं किया, इस वजह से हम भी इसको चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 की जगह पे अगर आप कंपनीज एक्ट 2017 भी लिख देंगे तो कोई मसला नहीं। ओके, वहां पे जो कंपनी की डेफिनेशन होगी हम क्या मान लेंगे ना, ये कंपनी आपने बेटा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हिसाब से आपने यही एज इट इज लिखनी है डेफिनेशन। ठीक है, आपने कंपनीज एक्ट वाली डेफिनेशन ही लिखने बैठ जाना कि कंपनीज एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन थी वो ये थी, लिहाजा कंपनी की डेफिनेशन ये है। वो कहता है जी जो कंपनीज एक्ट जिस चीज को कंपनी मानता है हम भी उसको कंपनी मानते हैं। एक मजे की बात बताऊं, कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर कंपनी की डेफिनेशन पता क्या लिखी हुई है? अ कंपनी इज अ कंपनी व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ इनफोर्सेबल इन पाकिस्तान फॉर कंपनी रजिस्ट्रेशन। कि कोई भी कंपनी, मतलब वर्ड कंपनी ये साबित नहीं करता कि ये कंपनी है, उस कंपनी की रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। कंपनी जो भी कंपनी को रजिस्टर करने के लिए जो भी लॉ इनफोर्सेबल होगा, जैसे कि आपके पास पहले कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 हुआ करता था, अब आपके पास कंपनीज एक्ट 2017 आपके पास है। ठीक है, तो इस लॉ के तहत जो भी आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी उसी को कंपनी माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा जी, अ कंपनी एज डिफाइंड इन द कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 या कंपनीज एक्ट 2017। गॉट इट? तो मुस्लिम साहब में क्या परेशानी? कंपनी की डेफिनेशन आपने याद नहीं करनी एक्ट वाली, आपने सिर्फ कहना है जी अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 अ कंपनी मींस अ कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। इसके बाद ही और कंपनी में क्या कुछ शामिल है? कहता है जी अ स्मॉल कंपनी, डेफिनेशन पढ़ी ना हमने सेकंड 2 के अंदर, अ स्मॉल कंपनी वो भी आपके पास कंपनी समझी जाती है। इसके बाद कहता है जी अ बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट का बेटा मतलब होता है आर्टिफिशियल पर्सन। इसका मतलब क्या होता है जी? आर्टिफिशियल पर्सन जो खुद से काम नहीं करते बल्कि उनके डिसीजन कोई और लोग ले रहे होते हैं। अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, के कोई भी ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन जो कि पाकिस्तान के किसी लॉ के तहत रजिस्टर्ड हुआ हो। ठीक है, वो एओपी नहीं होगा तो फिर वो कंपनी हो जाएगी। फिर कहते हैं जी मुदारबा, मुदारबा आपको अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, पीआरसी के अंदर आपके टीचर ने बताया था, इस्लामिक बोर्ड ऑफ फाइनेंस के अंदर कि मुदारबा का मतलब क्या होता है कि जब एक बंदा पैसे लेके आता है, दूसरा बंदा स्किल्स लेके आता है और दोनों मिलकर बिजनेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड मुदारबा। नॉर्मली इसमें जो पैसा लगाने वाला बंदा होता है वो बैंक होता है, इस्लामिक बैंक। ठीक है जी, तो मुदारबा कहते हैं जी मुदारबा भी किस में आता है? कंपनी की ही डेफिनेशन में आता है। फिर कहते हैं जी अ बॉडी कॉर्पोरेट, हमने ऊपर क्या पढ़ा था? बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। अब एक और बॉडी कॉर्पोरेट है फॉर्म्ड बाय और अंडर एनी लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड द पाकिस्तान रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, यानी कि कंपनी को रजिस्टर्ड करने के लिए कोई ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन जो पाकिस्तान से बाहर किसी लॉ के तहत रजिस्टर्ड हुई हो, यानी कि ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान से बाहर रजिस्टर्ड हुई हो उसको भी हम लोग क्या मान लेंगे? हमारी कंपनी की डेफिनेशन में लेके आएंगे। फिर कहता है जी अ फॉरेन एसोसिएशन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, मतलब कोई भी जो फॉरेन एसोसिएशन है चाहे वो एज कंपनी रजिस्टर्ड हुई है या नहीं, लेकिन अगर बाहर के ममालिक के लोग मिलकर तो काम कर रहे हैं, फॉरेन एसोसिएशन है which the board has by general or special order declared to be company for the purposes of this ordinance। लेकिन आप अगर कोई बाहर के ममालिक के लोग मिलकर तो काम कर रहे हैं, बेशक वो कंपनी है या नहीं है, लेकिन अगर एफबीआर ने कह दिया कि भाई तुम आइंदा के बाद कंपनी हो, तो हम क्या मान लेंगे? ये वो भाई क्या है हमारे लिए कंपनी। ठीक है, कहता जी कोई भी फॉरेन एसोसिएशन हो, कोई भी फॉरेन मतलब फॉरेनर्स आके काम कर रहे हो इकट्ठे यहाँ पे, अगर वो कंपनी है तो फिर तो है ही कंपनी, लेकिन अगर कंपनी नहीं है फिर भी अगर एफबीआर ने क्या किया स्पेशल ऑर्डर के साथ या जनरल ऑर्डर के साथ, जनरल ऑर्डर का मतलब होता है जो सबके लिए होता है, स्पेशल ऑर्डर का मतलब होता है जो स्पेसिफिक किसी बंदे के लिए होता है। तो जनरल ऑर्डर या स्पेशल ऑर्डर के तहत अगर बोर्ड ने कह दिया कि भाई साहब ये कंपनी है, इस तरह के बिजनेस करने वाले लोग कंपनी कंसीडर किए जाएंगे, तो हम क्या मान लेंगे कि ये कौन है? कंपनी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास
बोर्ड ये कह देता है कि जनाब अगर आप किसी गोरे के साथ मिलकर, गोरा मीन्स कि आप किसी अंग्रेज के साथ मिलकर कोई काम करेंगे तो बेशक आप पार्टनरशिप पे कर रहे हो काम, आपको समझा जाएगा कि आप कंपनी चला रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि जनाब अगर आप किसी अंग्रेज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, बेशक आप पार्टनरशिप पे कर रहे हैं, तो आप पार्टनरशिप नहीं, हकीकत में आप क्या कर रहे हो, आप कंपनी से काम चला रहे हो। क्लियर? ओके, इसके बाद फिर कहते हैं अब आपके पास आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट, देखिए बेटा फेडरल गवर्नमेंट में इसने कहा कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी की डेफिनेशन से क्या कहा, याद कीजिए पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन के अंदर भी उसने प्रोविंशियल गवर्नमेंट का तस्करा किया था, याद है ना? पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन आ गई है, देखिए क्या लिखी है पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन, देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के पास हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हो, ठीक है, और उसके बाद यदि कंपनी उस शेयर पर ट्रेडेड लिस्टिंग कंपनी के बाद आपके पास आना चाहिए। ओके, तो ये जनाब आपके पास ये सारी चीजें आ गई। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, और दूसरे मजे की बात कि फेडरल गवर्नमेंट को अलग से पर्सन माना है, उसको कंपनी के साथ अटैच नहीं किया। देखिए मैंने यहाँ पे कंपनी की डेफिनेशन में फेडरल गवर्नमेंट का तस्करा क्यों नहीं किया, इस वजह से नहीं किया कि पर्सन की डेफिनेशन के अंदर उसने लिखा हुआ है कि पर्सन कौन है, इंडिविजुअल है, कंपनी है, एओपी है और फेडरल गवर्नमेंट है, उसने प्रोविंशियल गवर्नमेंट का तस्करा नहीं किया। क्यों? क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट कंपनी होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अलग से इंडिविजुअल पर्सन नहीं होता। ठीक है, तो जनाब यहाँ पे आपके पास जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो भी हकीकत में आपके पास क्या है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी हकीकत में आपके पास कंपनी। फिर कहते हैं जी लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, लोकल गवर्नमेंट भी आपके पास क्या है जी, कंपनी है। फिर कहते हैं ना आप कोऑपरेटिव सोसाइटी, याद है हमने पढ़ा था कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी, एनी अदर सोसाइटी ना, ये भी आपके पास सोसाइटीज डिफरेंट किस्म की जो होती है, ये भी आपके पास क्या होती हैं, कंपनी की डेफिनेशन में आती हैं। और उसके बाद फिर कहते हैं जनाब आपके पास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप इसको रजिस्टर करवाते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को एज कंपनी, तो वो भी क्या कंसीडर की जाएगी, कंपनी समझी जाएगी, याद है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट में कहते हैं जी कोई भी किसी भी किस्म का जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट ट्रस्ट an equity or a body of person established or constituted by or any or under any law for the time being in force। ओके जी, यहाँ तक किसी किस्म का मसला है। तो आप लोगों को पहले सारा कुछ बताने का मकसद ये था कि आप लोगों को कंपनी की डेफिनेशन करवाते हुए कोई मुश्किलिटी का सामना ना करना पड़े। सर यहाँ पे मैंने ये लिखा था कि फॉरेनर के साथ अगर एसोसिएशन करें तो वो कंपनी ऐसे, अगर बोर्ड ने कह दिया तो बोर्ड जिसको भी कहते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए कंपनी की डेफिनेशन में किसने बताई, ऑर्डिनेंस ने बताई ना, ऑर्डिनेंस को कौन इंप्लीमेंट करवाता है, बोर्ड करवाता है। बोर्ड ने कह दिया कि भाई तुम कंपनी हो, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या चैलेंज कर सकते नहीं, हम कंपनी नहीं है। अगर पाकिस्तानी बदलाव से बोर्ड ने कह दिया लेकिन वो मतलब वो हुआ रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड हो या ना हो, एफबीआई एफबीआई ने कह दिया तो बहुत है। ओके, अब कल मेरा एक क्लाइंट है, उसका हमने वो ट्रेडमार्क मैंने उसका करवाया था रजिस्टर्ड, तो उसको एक नोटिस मिला, हेयरिंग का नोटिस कि जी क्लास 32 बेसिकली वो डिफरेंट कैटेगरीज वगैरह बनाते हैं कि आप किस चीज़ का बिजनेस करते हैं। कमिश्नर ने बुलाया है पर्सनली कि जनाब आप आए हमारे पास और हमें आके बताएं कि जी मतलब ये क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा। तो अब जब मैं कमिश्नर से मैंने बात की कल, तो मैंने उसको बताया, मैडम थी बेसिकली, मैंने कहा मैडम ये इस तरह से क्लास 32 के अंदर ये बेवरेजेस का काम कर रहा है, और बेवरेजेस में सारा कुछ आ जाता है, इसमें सॉफ्ट ड्रिंक भी आ जाते हैं, इसमें आपके पास जो है वो पानी भी आ जाता है। तो अब कमिश्नर साहब आपको पता है कि सीएसपी ऑफिसर्स होते हैं, उनको इतना इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, तो वो उन्होंने मुझे कहा कि क्लास 32 के अंदर आपके पास बेवरेजेस लिखा है, यहाँ पे वाटर में लिखा हुआ। मैंने कहा मैडम बेवरेजेस के अंदर तो मतलब वाटर भी आपके पास आ जाता है, नहीं बॉटल वाटर, मैंने कहा बॉटल वाटर जो है वो बेवरेजेस के अंदर आता है, नहीं यहाँ पे मुझे दिखाइए कहाँ पे वाटर की डेफिनेशन लिखी है, यहाँ पे वाटर कहाँ पे लिखा हुआ। मतलब वो ये मेरे साथ इस तरीके से मेरे साथ वो जो है वो बातचीत कर रही थी कि जी वाटर में स्पेसिफिकली लिखा हुआ। तो फिर मैंने बेवरेजेस की डेफिनेशन निकाली इंटरनेट से, और मैंने कहा इसमें देखिए क्या कुछ इसमें शामिल है। तो बेवरेजेस के अंदर आपके सॉफ्ट ड्रिंक, वो जो कोको कोला और वो सारे एनर्जी ड्रिंक और जनाब बिग एप्पल, इसके साथ साथ वाटर भी लिखा हुआ था, वाटर वाटर। फिर मैंने उसके प्रूफ के लिए जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं, नेस्ले हो गया, एक्वाफिना हो गया, उनके अंदर भी वो बेवरेजेस लिखा हुआ। मैंने कहा ये देखो, फिर वो कमिश्नर साहब जो है वो उनको अच्छा मतलब आप इस चीज़ से आप थोड़ा सा अंदाजा करें। अब ये सारी की सारी बातें, इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे जो चीज़ आपके सामने मतलब क्लियर तो इसने कह दी है ना बोर्ड ने कि भाई ये चीज़ है, तो वो कहते हैं कि भाई साहब बोर्ड ने कह दिया तो दैट्स इट।
अब बोर्ड ने कह दिया बेवरेजेस क्लास 32 के अंदर, उसने नहीं लिखा बेवरेजेस में क्या कुछ शामिल है, तो उन्होंने कहा जनाब सिर्फ बेवरेजेस का वर्ड यहाँ पे होना चाहिए। ओके, तो अगर बोर्ड ने कोई चीज कह दी है दैट्स फाइन। जी बेटा यहाँ तक मसला है ऑल ओके। चले आगे ले जनाब। इसके बाद जनाब हम लोग आते हैं कंपनी की डेफिनेशन हमने पढ़ ली और ट्रस्ट की डेफिनेशन हमने पढ़ ली जनाब। अब हम एक ऐसी डेफिनेशन की तरफ आते हैं जो कि डेफिनेशन है तो काफी हैवी किस्म की, बट इस डेफिनेशन को पूछा नहीं गया आज तक क्योंकि डेफिनेशन है बड़ी लेंथी। ठीक है, तो इसके बारे में हम एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं आईटी इनेबल्ड सर्विसेज। आईटी इनेबल्ड सर्विसेज का बेटा मतलब क्या होता है? ऐसी तमाम सर्विसेज जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड है। आपके कॉल सेंटर्स, आपके कस्टमर केयर सर्विसेज, ठीक है, ये तमाम की तमाम चीजें, हर चीज। देखिए मिसाल के तौर पर कहता है जी आईटी इनेबल्ड सर्विसेज इंक्लूड but not limited to inbound or outbound call centers, medical transcriptions, remote monitoring, graphic design, accounting services, human resource services, telemedicine centers, data entry operations, cloud computing services, data storage services, locally produced television programs and insurance claim processing। अब ये सारी के सारी जब कंप्यूटराइज सिस्टम में होंगी तो हमको क्या मान लेंगे? आईटी इनेबल्ड सर्विसेज। मेरे क्लाइंट है बेसिकली, उनका प्लाजा है प्रॉपर रावलपिंडी के अंदर, तो उनके पास एक कंपनी रेंट के मतलब रेंट पे रहने के लिए उन्होंने कहा कि जी हमें आपका प्लाजा चाहिए, तो तकरीबन 25-30 लाख रुपए मंथली उसका रेंट जो है वो डिसाइड हो रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी इस तरह से कि जनाब हम रेंट पे दे रहे हैं तो आप एक दफ़ा आइए। वो जो दूसरे लोग थे ना ऑपोजिट पार्टी, जो टेनेंट पार्टी थी, कंपनी जो थी, उन्होंने अपना बंदा बुलाया हुआ था। वो बंदा था जनाब उनका आईसीएम में। अब वो उनको टैक्स बचाने के लिए बता रहा था कि आप कैसे टैक्स बचाएं, कैसे टैक्स आप ना बचाएं। तो वो जो मेरे क्लाइंट थे वो ज़रा इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, वो बेसिकली लॉयर हैं। तो उनको जनाब बता रहे थे कि पढ़े लिखे नहीं मतलब लॉयर का मतलब उनको इतना इस चीज़ में इतना आइडिया नहीं, वो क्रिमिनल लॉयर है। तो उन्होंने कहा कि जी ये इस तरह ये है वो है, ऐसे वैसे हम इस तरह से टैक्स बचा सकते हैं, इस तरह से टैक्स। अब उनको समझ ना आए, उन्होंने मुझे कॉल की, मुझे कहता है बड़ी किधर आए हैं, मतलब इधर ही हैं या अलग हो गए हैं कि इधर ही हैं। तो कहते हैं अगर आप आ सकते हैं तो ज़रा थोड़ी देर के लिए आएँ, यहाँ पर मसला जो है ज़रा अजीब व गरीब सा बन गया। तो मैं वहाँ से गया, मैंने जाके बातचीत की। तो उसने कहा जी इस तरह से हम, मैंने कहा जी आपका काम क्या है? कहते हैं जी हम IT, मुझे कहता है जी आपको मेरी उसने मुझे देखी, वो समझा कि शायद ये भी वकील होगा। तो मुझे कहता है जी आपको समझ नहीं आएगी, हमारा काम आप छोड़ें आपके। मैंने कहा यार आप बताओ तो सही। मैंने कहा आपने क्या किया होगा? कहता है जी मैं ICM हूँ। मैं कहा बस ठीक है, आप बताओ कि क्या मतलब तुम्हारा काम क्या किस चीज़ है? कहता है जी हम लोग जो है यहाँ पे IT की सर्विसेज देते हैं। हम लोग जो है जनाब डिफरेंट जो है वो कस्टमर केयर सर्विसेज जैसे होती हैं, फॉर एग्जांपल US बेस्ड हम लोग हैं और हम लोग डिफरेंट जैसे यहाँ पे ना टेलीमेडिसिन, डाटा एंट्री ऑपरेशंस, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। कहता जी इस तरह के सर्विसेज जो है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि लोग डिफरेंट जो कंपनीज हैं उन्होंने अपने पास ये डिपार्टमेंट नहीं बनाया होता, वो हमें आउटसोर्स कर देती हैं उनका कस्टमर केयर जो सेंटर है। अब उनका कस्टमर केयर सेंटर हम लोग डील करते हैं कि अगर आप कॉल करते हैं कंपनी को कस्टमर केयर सेंटर के नुमाइंदे से बात करने के लिए, जब आप कॉल करते हैं तो वो कॉल हमें मिलती है, वो कंपनी को कॉल नहीं मिलती। मैंने कहा IT इनेबल्ड सर्विसेज हैं। जी IT इनेबल्ड सर्विसेज मैं कंपनी में। मैंने कहा जी ओके। मैंने कहा बताइए आप क्या कह रहे थे? वो कह रहे अब उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की लॉजिक देना शुरू कर दी, शायद वो अभी आप लोगों को समझ ना आए। वो कहता जी हम कहते हैं कि अगर हमने रेंट पे इनको रेंटल इनकम पे की ना तो रेंटल इनकम के ऊपर इनको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। वो तकरीबन उनका टैक्स बन रहा था 88 लाख रुपए एनुअल, 88 लाख 8.8 मिलियन एनुअली। तो इनको रेंट जो है वो एनुअल इतना देना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये शो करवा दें कि ये IT इनेबल्ड कंपनी जो है ये हम इनसे सर्विसेज ले रहे हैं, कंपनी इनकी अपनी है, मतलब हम रेंट पे नहीं रह रहे, हम रेंटल इनकम भी देंगे, हम सर्विसेज लेंगे। क्योंकि IT इनेबल्ड सर्विसेज को आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे कि उसका जो टैक्स लगता है वो 5% लगता है जितनी भी अमाउंट है। तो उससे इनका टैक्स जो होगा वो कम हो जाएगा, मतलब 25 लाख रुपए का 5% आप ले लें, बिल्कुल थोड़ा सा होगा, मेरे ख्याल में तकरीबन बनेगा 6 लाख रुपए। तो 6 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 6
तकरीबन 72 लाख रुपये का टैक्स हो गया, 88 लाख से 72 लाख रुपये का टैक्स हो गया। तो मैंने कहा जी अच्छा, ये तो फिर कोई इतना फर्क नहीं पड़ा। तो मुझे कहते नहीं बस यही तो मसला है ना, जो लॉयर्स लोग होते हैं ना वो समझते नहीं है। मतलब हम अकाउंटेंट्स हैं, हमें इस चीज़ का आइडिया, सर आपको नहीं आइडिया होगा। तो मैंने कहा यार अच्छा, अगर मैं इनका टैक्स कम कर दूँ तो बढ़ना जैसे होता है, जैसे एक बंदा आयरॉनिकली मुस्कुराता है, कहता है अच्छा चले कम कर दूँ। फिर मैंने एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की, स्ट्रैटेजी मैंने लगाई। मैंने कहा जी आप जो काम कर रहे हैं ना, इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड जो है वो इस्टेब्लिश होता है, और वो आपको जाके देखता है कि IT इनेबल्ड सर्विसेज जो कंपनीज दे रही है वो किसके नाम पे है। मैंने कहा जी प्लाजा इनके नाम पे है, कंपनी आपके नाम पे है, तो ये गड़बड़ हो जाएगी, ये अंदर जाएंगे, आपको कुछ नहीं होने वाला। कहता जी फिर मैंने कहा कोई और सोल्यूशन बताइए। कहता जी इसका दूसरा सोल्यूशन ये है कि हम कहेंगे जी इनको डायरेक्टली पैसे बाहर से आ जाए, ये फॉरेन रेमिटेंस है, फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर भी 5% टैक्स लगता है। मैंने कहा मुझे लगता है कि आपको ये मेरा क्लाइंट है कि बाहर चलते फिरते अच्छे नहीं लगते, आप चाहते हैं कि ये जेल में जाए। कहते जी क्यों? मैंने कहा मनी लॉन्ड्रिंग इसी तरह से होती है कि पैसे वो कमाते हैं और रेमिटेंस शो करवा के पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो 2-3 बातें उसके साथ मैंने की। मुझे कहता है कैसे होगा, मैंने फिर उस पर जुगाड़ बताया। वो जुगाड़ आप लोगों के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे विद ड्यू टाइम, अभी डिस्कस नहीं करूँगा। मैंने उसको जुगाड़ बताया, मैंने कहा आपने इस तरह से जुगाड़ लगाना है। और उनका जो 88 लाख का जो टैक्स था एनुअली, वो मैं एनुअली ले आया था तकरीबन 24 लाख रुपये, एनुअली 24 लाख रुपये। और उसमें से भी उसमें बंदे ने मुझे कहा यार इसको मजीद कम करो। फिर मैंने मजीद कम किया तो फाइनल जो उनका टैक्स बचा था 88 लाख का, फाइनल जो टैक्स था इट वाज 1 मिलियन, 10 लाख रुपए। वो अब मुझे कहता है जी हाउ इज दिस पॉसिबल? मैंने कहा इफ यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो फिर उसको समझे अच्छा कहता सॉरी सर मुझे नहीं आइडिया था कि आप समझे, मैं समझा कि शायद आप भी लॉयर हैं। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, होता है, हमें देख के सब ये समझते हैं हम लॉयर हैं। तो खैर बात बताने का बेटा मकसद क्या था कि आपके पास ये जो IT इनेबल्ड सर्विसेज हैं अलग से डेफिनेशन इस वजह से दी है कि इसके रूल्स थोड़े से ज़रा डिफरेंट है। आपका जो पाकिस्तान है इसको प्रमोट करता है, पाकिस्तान IT सर्विसेज को प्रमोट कर रहा है, आजकल सॉफ्टवेयर को प्रमोट कर रहा है, बहुत सारी आपको जो है वो टैक्स में छूट दे रहा है, मुख्तलिफ किस्म के आपके टैक्स रेट्स को कम कर रहा है, टैक्स क्रेडिट्स आपको दे रहा है डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है, तो यहाँ पे जनाब हमारे पास IT इनेबल्ड सर्विसेज आ गई। एक ये डेफिनेशन अभी तक उसने पूछी नहीं है, और नीचे परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, ये डेफिनेशन तो ना उसने पूछी है अभी तक, और मेरा नहीं ख्याल कि पूछेगा भी, क्योंकि ये इतनी बड़ी डेफिनेशन है। आपको मेरी सोच है, पता है कितनी बड़ी डेफिनेशन है? ये यहाँ से शुरू होती है पेज नंबर 21 से, और ये यहाँ तक खत्म होती है G पॉइंट पे जाकर। इतनी बड़ी डेफिनेशन आई डोंट थिंक वो पूछेगा। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स को बारी बारी बेटा हम डिस्कस करते हैं। परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का मतलब एक समझ लीजिए। देखिए बेटा IPL यहाँ पे मौजूद है, एपेट मर्कज के अंदर, कब से मौजूद है? नहीं तकरीबन यहाँ IPL itself जो है ये इंस्टीट्यूट यहाँ पे तकरीबन कोई 15 साल से यहाँ पे अवेलेबल है। इसमें CA का जो प्रोजेक्ट है जो हम लोग लॉन्च हमने किया है, मतलब हम ये समझ लीजिए कि CA का प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे शुरू किया है। यहाँ पे IPL के दूसरे कोर्सेज वगैरह होते हैं। अब ये सारा इंस्टीट्यूट हमारे पास ही है, बट ये समझ लें कि हम CA को इसको जो है वो परसू कर रहे हैं। तो CA के लिए ऑब्वियसली ये पहले CA करवाता था, लेकिन दरमियान में हमने ख़त्म कर दिया, फिर अब CA हमने दोबारा इसको हमने यहाँ पे रिज्यूम किया। तो ये IPL की लोकेशन यहाँ पे जो है ये काफ़ी देर से। अब जब भी कोई बंदा पूछेगा ना कि वेयर इज IPL, तो वो बताएगा ना एक एपेट मर्कज के अंदर मौजूद है। मतलब जब लोग रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दें, हम क्या कहेंगे? इट इज परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। मिसाल के तौर पर अब डेल कंपनी जहाँ पे चीज़ें बनाती है, डेल कंपनी का कोई अपनी फिजिकल हब नहीं है। डेल कंपनी चीज़ें ऑर्डर करती है, असेंबल करती है और बेच देती है, अपना लोगो लगाती है। अब डेल कंपनी की फिजिकल हब नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसकी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का मतलब होता है कि आपके पास प्रॉपर एक जगह हो जहाँ पे आप रहते हो, लोगों को पता हो कि जनाब ये इस चीज़ का दफ्तर है। आप बाद में भी शिफ्ट भी करना चाहें तो शिफ्ट भी आप कर सकते हैं,
देखिए अगर 2 दिन के लिए हम यहाँ पे होते, IBL बड़ा बड़ा लिख देते 2 दिन के लिए, तो क्या लोगों को पता चलता कि यहाँ पे कोई IBL है? या 1-2 महीने के लिए होते हैं, हम आज कहेंगे जी हम IBL खत्म कर रहे हैं, वापस हम अपने अपने घर जा रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं लोग वापस। तो IBL का तो लोगों को ऑलरेडी पता है, जिनको पता है, लेकिन CA वाला लोगों को नहीं पता होगा, भूल जाएंगे। तो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम बार बार इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि इतनी आपके पास कम से कम आपकी कंपनी मतलब ऐसी जगह पे होनी चाहिए कि जहाँ पे लोग उसको पहचान सकें, लोग अपने माइंड में बिठा सकें कि अच्छा ये चीज़ वहाँ होती है। ओके, दैट इज कॉल्ड परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। ये आपका थीम है, इस थीम के अंदर आपने रहकर आपने डेफिनेशन को पढ़ना। देखिए बेटा डेफिनेशन ये मैं इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ूंगा, आप लोगों को समझाऊंगा अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, ठीक है? आपने इसको पढ़ लेना। कहते हैं जी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन रिलेशन टू अ पर्सन मींस यहाँ पे 5, ये 5 को आपने इग्नोर करना है। ये बेसिकली 5 जो है ये ऑर्डिनेंस की ये लैंग्वेज होती है कि जहाँ पे वर्ड थोड़े से चेंज करते तो ऑर्डिनेंस यहाँ पे बताता है कि मैंने ये वाला वर्ड चेंज किया। फिक्स्ड प्लेस, पहले ऑर्डिनेंस में खाली प्लेस लिखा हुआ था, लेकिन अब इस ऑर्डिनेंस ने थोड़ा सा चेंज किया तो लिख दिया फिक्स्ड प्लेस, क्योंकि प्लेस तो कोई भी हो सकती है। तो फिक्स्ड प्लेस को मेंशन करने के लिए ऑर्डिनेंस ने थोड़ा सा चेंज किया। तो फिक्स्ड प्लेस का मतलब क्या है बेटा? कि वो जो वेरी ना कर रही हो, कम से कम ऐसी जगह हो जो मतलब एक ही जगह पे रहे। फिक्स्ड प्लेस of business through which the business of person is wholly or partially carried out, ये इसका बेसिक थी। अब इस फिक्स्ड प्लेस में क्या कुछ शामिल है ये हमने देख लिया। तो जनाब कहते हैं जी इंक्लूड अ प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, ब्रांच, ऑफिस, फैक्ट्री और वर्कशॉप, जहां पे आपकी मैनेजमेंट काम कर रही है, हेड ऑफिस जिसको कहते हैं, जहां पे आपकी कोई ब्रांच है, जहां पे आपके कोई डिफरेंट ऑफिसेज हैं, जहां पे आपकी वर्कशॉप है या फैक्ट्री है, उस जगह को भी हम लोग क्या कहेंगे? इट इज योर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। प्रेमिसेस फॉर soliciting orders, warehouse, permanent sale exhibition और सेल आउटलेट्स अदर देन अ लेन ऑफिस। यहाँ पे लेन ऑफिस का मतलब क्या है? लेन ऑफिस का बेटा मतलब होता है कि ये ऑफिस तो नहीं होता, ना इसमें कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होती है, ना इसमें कुछ और होता है। यहाँ पे सिर्फ लोग बैठे होते हैं कि एक ऑफिस को आपके साथ, अपने ऑफिस को आपके साथ लिंक करना। मिसाल के तौर पर आपने शौकत खाना लेबोरेटरी का आपको बता रहा हूँ, शौकत खाना हॉस्पिटल का तो पता ही होगा आप लोगों को। अब शौकत खाना हॉस्पिटल की लेबोरेटरी भी है। अब जगह जगह पे उसके जो है वो सैंपल कलेक्टिंग ऑफिस बनाए हैं। अब वो जो सैंपल कलेक्टिंग ऑफिस है, तो वो सैंपल कलेक्टिंग ऑफिस वो सैंपल कलेक्ट नहीं करते, वो हकीकत में क्या करते हैं? वो ऑर्डर्स लेते हैं और ऑर्डर्स लेने के बाद बता देते हैं कि जी फलां जगह पे जाके आपने सैंपल कलेक्ट कर लें और जाके लेबोरेटरी में दें। अब these offices are called लेन offices, जो खुद तो कोई काम नहीं करते लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुख्तलिफ जगह पे मौजूद हैं ताकि वहां के लोग इंटरेक्ट हो सकें आपके ऑफिस के साथ। ओके, तो कहते हैं जनाब आपके पास के परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट में क्या चीज शामिल है जी? कोई भी मैनेजमेंट, ब्रांच, फैक्ट्री या वर्कशॉप, लेकिन इसमें क्या शामिल नहीं है अदर देन किसके? अदर देन लेन ऑफिस के। एक्सेप्ट, लेकिन बाद जगह पे लेन ऑफिस को भी हम लोग परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट मान लेते हैं। कैसे? एक्सेप्ट where the office engages in negotiable of contract, negotiation of contracts, मतलब ये है कि ना अगर उस ऑफिस में कोई कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हो रही हैं, नेगोशिएशन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर हो रही है, तो फिर हम लोग मान लेंगे कि जनाब हाँ ये लेन ऑफिस भी क्या होगा? परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट में आएगा। ओके, समझ आ गई बेटा बात की? तो कहता है जी कोई भी ऑफिस मैनेजमेंट का, कोई भी ऑफिस हो, कोई भी ब्रांच हो, कोई भी वेयर हाउस हो, कोई भी फैक्ट्री हो, तो आपके पास वो क्या होगा? परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। अगर कोई लेन ऑफिस है तो वो तो भी होगा परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, लेकिन अगर उस लेन ऑफिस में कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन हो रहे हैं तो फिर भी आपके पास वो भी लेन ऑफिस भी आपके पास क्या बन जाएगा? आपका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा बन जाएगा। जी बेटा यहां तक मसलन साइन ऑल क्लियर। इसके बाद देखिए बेटा बी पॉइंट कहता है जी अ माइन, ऑयल और गैस वेल, क्वेरी और एनी अदर प्लेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो जी कोई भी आपके पास माइन है, देखिए माइनिंग अगर आप करते हैं तो माइन एक दिन के लिए तो नहीं आप खोलते। अगर आपने कोई ऑयल एक्सट्रैक्ट करना है, कोई नेचुरल रिसोर्सेज आपने एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो जो आपने रिफाइनरी लगाई होगी ऊपर, जो आपने एक्सट्रैक्टर लगाया होगा ऊपर, तो क्या वो एक दिन में खत्म कर देंगे आप? नहीं, उसके ऊपर टाइम लगेगा। ठीक है, तो जो भी माइन वगैरह है, ऑयल एक्सट्रैक्शन वगैरह, जो भी आपने पॉइंट ढूंढे हुए हैं जहाँ पे आपने रिफाइनरी वगैरह लगाई हुई है, वो भी आपके लिए क्या होगा? परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कहता है जी BA के अंदर कहता है जी एन एग्रीकल्चरल, पेस्ट्रल और फॉरेस्ट्री प्रॉपर्टी। अब जो आपके पास एग्रीकल्चरल जमीन है वो फार्मर्स के लिए क्या है जी? वो फार्मर्स के लिए
परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि वहाँ पे वो काम करते हैं। हम कहते हैं ये रकबा किसका है, ये रकबा फलां चीज़ है, ये जंगल किसका है, ये बाग किसका है, वो सारी की सारी चीज़ें क्या है, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, जिसकी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। फिर उसके बाद कहते हैं जी आपके पास अगर कोई ऑफिस वगैरह है तो कहते हैं जनाब आप बिल्डिंग साइट, आप कंस्ट्रक्शन, असेंबली और इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट और सुपरवाइजरी एक्टिविटीज कनेक्टेड विद सच साइट और प्रोजेक्ट, बट ओनली वेयर सच साइट प्रोजेक्ट एंड इट्स connected supervisory activities continue for the period of aggregating more than 90 days within 12 months period। यहाँ पे कहता है जी अगर आप कोई काम कर रहे हैं किसी साइट पे, आप अक्सर देखते हैं कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, बड़े बड़े प्लाजास बन रहे होते हैं, बड़े बड़े रोड्स बन रहे होते हैं, ब्रिजेस बन रहे होते हैं, वहां पे आप देखते हैं बड़ी बड़ी मशीनरीज आई होती हैं। कुछ लोगों ने जो दिन रात वहाँ पे काम करते हैं दूर दराज की जगह पे जाकर, वहीं पे वो लोग टेंट भी लगा लेते हैं, वहीं पे वो लोग अपनी रहाइश भी कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जी सुबह सुबह उठेंगे या रात को उठेंगे और काम करना शुरू कर देंगे। जैसे ये अभी रोड बन रहा था IJP रोड, तो IJP पिंडी इस्लामाबाद के दरमियान जो जंक्शन है, IJP जो रोड है, इस रोड को जो बना रहे थे तो उसी टाइम वो लोग जो थे वहीं पर रहते थे, वो दूर दराज से नहीं आते थे, कॉन्ट्रैक्टर ने वहीं पे उनको टेंशन लगा दी तो वहीं पे वो लोग रहते थे, खाना पीना भी वहीं पे करते थे। अब वो लोग अगर तो 12 महीने का प्रोजेक्ट है और 12 महीनों में 90 दिन, 12 महीनों में 90 दिन से ज्यादा के लिए अगर वो लोग साइट पे रह रहे हैं तो जो बिल्डिंग उन लोगों ने वहां पे साइट पे बनाई होगी, जो बिल्डिंग साइट पे बनाई होगी या जो साइट होगी इटसेल्फ, वो क्या हो जाएगी आपकी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट में कंसीडर करेगी। ओके, ऐसी साइट जहां पे आप 90 दिन से ज्यादा रहते हैं एक साल के अंदर, वो आपके पास साइट का क्या रहेगी, आपकी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का रहेगी। गॉट इट? समझ आई बात की? अच्छा, इसके बाद फिर कहते हैं जनाब आपके पास द फर्निशिंग ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज बाय एनी पर्सन थ्रू एम्प्लॉइज और अदर पर्सनल एंगेज्ड बाय द पर्सन फॉर सच पर्पसेस। डिफरेंट जो बेटा आपके सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको कहा कि CCC का हमने शुरू में ऑफिस, वैसे तो जब हमने शुरू की तो हमने लाहौर में ही शुरू की थी, तो लाहौर में अपनी ही प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे हमने अपना ऑफिस बनाया हुआ है, मतलब हमें उसका रेंट नहीं पे करना पड़ता, तो अपना हमारी अपनी प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे मैंने उसका ऑफिस बनाया हुआ है। लेकिन इस्लामाबाद में जब मैं आया तो इस्लामाबाद के अंदर मैंने F8 के अंदर ही मैंने इसका एक ऑफिस परचेज किया, 6-7 महीने मैंने उस ऑफिस को रखा और मैंने सोचा कि मेरे सारे के सारे क्लाइंट तो वर्चुअल हैं, मतलब सारे के सारे क्लाइंट्स तो ऑनलाइन है मेरे, क्योंकि ज़्यादातर जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो मतलब टैक्स के हैं, और टैक्स के जो क्लाइंट्स होते हैं वो आपको पता है कि आपका कोई स्पेसिफिकली आपके लिए नहीं आते। तो जो बाकी हमारे एडवाइजरी के जो क्लाइंट्स थे, एडवाइजरी के जो क्लाइंट्स हैं हमारे, वो नॉर्मली हम उनके ऑफिस में चले जाया करते थे। तो हमने सोचा यार ये हम ऑफिस में जाते भी नहीं हैं, हम इसका रेंट भी पे करते हैं, हमने इसका फर्नीचर भी रखा हुआ है, तो क्या फ़ायदा हमें इस ऑफिस का, हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही है, तो हमने उस ऑफिस को ख़त्म कर दिया। लेकिन अब हमारा ऑफिस की तरह सिर्फ और सिर्फ लाहौर के अंदर, अब वो लाहौर वाला ऑफिस हमारे लिए क्या है, हम ऐसे ऑफिस में देखिए द फर्निशिंग ऑफ द सर्विसेज, कि अगर मैं कोई सर्विसेज दे रहा हूँ किसी जगह पे लाहौर ऑफिस के अंदर, वहाँ पे कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, कंसल्टेंसी की, वहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉयज भी हैं और मेरे पार्टनर भी वहाँ पे मौजूद हैं, तो हमारी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट क्या होगी, लाहौर वाला ऑफिस। जब हम यहाँ पे सर्विसेज दे रहे थे इस्लामाबाद के अंदर फिजिकली, तो ये हमारा परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट लाहौर इस्लामाबाद का ऑफिस समझा जाएगा। समझ आएगी बात की? फिर उसके बाद कहता है जी पॉइंट ई में a person acting in Pakistan on behalf of the person hereinafter referred to as the agent। अब एजेंट, अगर एक बंदा किसी दूसरे बंदे के बिहाफ पे कोई काम करेगा तो काम करने वाले को हम लोग कहते हैं कि एजेंट है, और जिसके बिहाफ पे काम किया जा रहा है उसको हम लोग कहते हैं ये प्रिंसिपल है। ठीक है, तो कहते हैं जनाब कोई ऐसा बंदा पाकिस्तान के अंदर जो किसी दूसरे बंदे के बिहाफ पे काम कर रहा है, क्या होगा जनाब आपके पास, अ पर्सन एक्टिंग इन पाकिस्तान ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन, कौन सा पर्सन था, the agent other than an agent of independent status acting in ordinary course of business as such if the agent, यहाँ पे जनाब वो कह रहे हैं ये ICAP ने एक दफा पूछा था, इसमें एक ये वाला पॉइंट कि जनाब आपके पास
इंडिपेंडेंट स्टेटस एक्टिंग, ये वाला एजेंट कौन से होते हैं? उसने क्या कहा जी, अभी फिलहाल इस लाइन को छोड़ते हैं, अ पर्सन एक्टिंग, फिलहाल किस चीज को पढ़ेंगे हम? कहते हैं ना एजेंट अदर देन एन एजेंट ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेटस एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज सच। मतलब कि जो मैं नीचे डेफिनेशन पढ़ने लगा हूं, ये कौन से एजेंट की डेफिनेशन है? एजेंट ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेटस एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब जो आपस नॉर्मली इंडिपेंडेंटली जो काम करता है, जो प्रिंसिपल से डायरेक्शन नहीं लेता। प्रिंसिपल ने एक एजेंट रख दिया, यार मेरे बिहाफ पे जो तुम्हारा दिल करे वो काम करो। अब एजेंट जो भी इसका काम करेगा वो प्रिंसिपल से डायरेक्शंस नहीं लेगा, ठीक है। अब एजेंट जो भी काम कर रहा होगा यहाँ पे इंडिपेंडेंटली काम कर रहा होगा, कहता जी ये कब समझा जाएगा कि एजेंट इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है? कहता जी इफ हैज एंड habitually exercises an authority to conclude contract on behalf of other person or habitually concludes contract or habitually plays the principal role। मतलब कि जो नॉर्मल रूटीन के अंदर लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता हो, मतलब लोगों के साथ जो है वो ट्रांजैक्शन करता हो, लेना देना लोगों के साथ करता हो, सेल परचेज लोगों के साथ करता हो, अपने एंड पे प्रिंसिपली रोल्स को प्ले करे। मतलब लोगों को ये प्रेजेंट करे कि ना मैं एजेंट तो हूं लेकिन मेरे अपने रूल्स हैं, मैं जो कहूंगा मेरा प्रिंसिपल को मान लेगा। समझ आई बात की? मिसाल के तौर पर हम लोग 3 पार्टनर है यहाँ पे आईपीएल के अंदर, ठीक है। आई एम द प्रिंसिपल, मैं बेसिकली प्रिंसिपल आईपीएल का मैं हूँ। अब मैं जब यहाँ पे प्रिंसिपल यहाँ पे अपॉइंट हुआ हूँ, एक्चुअल में हम तीनों पार्टनर हैं, हम एक दूसरे के एजेंट हैं और एट द सेम टाइम हम एक दूसरे के प्रिंसिपल भी हैं। मतलब कि राणा साहब जो काम करेंगे, जो कहेंगे उसके लिए मैं भी लायबल हूँगा, मैं जो काम करूंगा जो कहूंगा उसके लिए राणा साहब लायबल होंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं बीइंग अ प्रिंसिपल, अगर मैं राणा साहब को कहता हूं कि राणा साहब देख लें बच्चा आया, आप इसको देख लें जैसे भी आपने करना है, फीस वगैरह या उसकी जो जितनी भी आपकी अकोमोडेशन है वो आप देख लें। अब राणा साहब मेरे एजेंट हैं, मैं राणा साहब का एजेंट हूं। अब राणा साहब क्या करेंगे जी, वो अगर किसी बच्चे को कहते हैं कि भाई तुम फ्री आ जाओ, तो ही इज इंडिपेंडेंट इन हिज डिसीजन। ये कौन सा? क्योंकि वो हैबिचुअली नॉर्मली क्या कर रहा है, जो भी वो काम करेगा प्रिंसिपल रोल के ऊपर, अब मतलब एडमिशन देना या ना देना वो किसकी जुरिस्डिक्शन में आता है? प्रिंसिपल की जुरिस्डिक्शन में आता है। लेकिन प्रिंसिपल मैं हूं, मैंने क्या कहा हुआ है कि जो आपको ठीक लगता है आप ऐसे करें। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जनाब वो जो मेरे बिहाफ पे जो काम कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं जनाब? वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, ठीक है। और एट द सेम टाइम उन्होंने भी मुझे ये कहा हुआ है, क्योंकि हम तीनों ने आपस में हमने डिसाइड किया कि जी हम तीनों मशवरा जरूर किया करेंगे, लेकिन करेंगे वो जो हमें ठीक लगता है, ऑर्गेनाइजेशन के हक में जो बेहतर है, ठीक है। तो मैं जो काम करूंगा, मैं आपके भी हाथ पर काम कर रहा हूं तो मैं इंडिपेंडेंटली काम करूंगा, ओके। हैबिचुअली और इंडिपेंडेंटली कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट्स। कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो कोई कॉन्ट्रैक्ट करे, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसकी एग्जीक्यूशन भी करवाए, मतलब काम जो खुद करवाए, ठीक है जी। फिर उसके बाद कहते हैं नंबर 2, कंक्लूड द कॉन्ट्रैक्ट लीडिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट आर रूटीनली कंक्लूडेड विदाउट मटेरियल मॉडिफिकेशन बाय द पर्सन एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट्स आर। अभी कॉन्ट्रैक्ट में क्या है जी, ये कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं इन द नेम ऑफ द पर्सन और फॉर द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फॉर द ग्रांटिंग ऑफ द राइट्स टू यूज प्रॉपर्टी, ठीक है जी, owned by that enterprises or that the enterprise has the right to use or for the provision of services by that person। कहते हैं जनाब आपके पास कितनी किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनमें आपका जो एजेंट है वो इंडिपेंडेंट होता है। एक हमने क्या पढ़ा, इंडिपेंडेंट एजेंट कौन होता है? वो बंदा जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह कंक्लूड करता है। अब हम इसमें कहते हैं जनाब जिन कॉन्ट्रैक्ट्स को वो कंक्लूड करता है वो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि एजेंट इंडिपेंडेंटली कंक्लूड कर सकता है। कहता जी अगर जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एजेंट जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट उस बंदे का अपना है। मिसाल के तौर पर मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूं आपके साथ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ किया किसी काम करने का, मैं एजेंट हूं जनाब हमारे आईपीएल का। अब मैं अगर इनके साथ किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट करता हूं तो उस कॉन्ट्रैक्ट को इनके नाम, इनका और आईपीएल के नाम पर जब मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहा हूं और मैं ही इसको कंक्लूड करूंगा, उसको लेकर चलूंगा, ठीक है। तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कौन सी कैपेसिटी में आएगा? इंडिपेंडेंट एजेंट की कैपेसिटी में आएगा। या फिर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई प्रॉपर्टी है, आईपीएल की कोई प्रॉपर्टी है, यहाँ पे कोई बंदा रेंट पे उस प्रॉपर्टी को लेना चाहता है, तो अब बीइंग एजेंट मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट भी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में आएगा। या फिर आपके पास कहता है जी कि कोई ऐसा सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप जब हम आपसे फॉर्म वगैरह साइन करवाते हैं तो वो फॉर्म साइन हकीकत में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ही होता है कि हम आपको सर्विसेज देंगे,
ठीक है, और आप हमारे से सर्विसेज लेंगे। ये हमारा और आपका कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट, 3 किस्म के कॉन्ट्रैक्ट जो है बेटा, ये आपके पास कौन करवाएगा? ये आपका एजेंट करवाएगा, इंडिपेंडेंट। और बात में कहता है कि सेकंड नंबर पे कौन सा एजेंट इंडिपेंडेंट एजेंट होगा? हैज नो सच अथॉरिटी बट हैबिचुअली मेंटेन अ स्टॉक इन ट्रेड और अदर मर्चेंडाइज फॉर व्हिच द एजेंट रेगुलरली डिलीवर्स गुड्स और मर्चेंडाइज। कहते हैं उसके पास कोई ऐसा अथॉरिटी नहीं होती, बगैर किसी अथॉरिटी के वो चीजों को परचेज भी कर सकता है, चीजों को बेच भी सकता है और चीजों को स्टॉक भी कर सकता है। ठीक है, तो ये दो तरह के काम जो बंदा भी कर रहा होगा, हम उस बंदे को क्या कहेंगे? दैट पर्सन इज एजेंट ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेटस। ओके, कहता जी एजेंट ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेटस के अलावा जो भी एजेंट होगा वो हमारे लिए क्या होगा? अ पर्सन एक्टिंग इन पाकिस्तान ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन, कि जो बंदा किसी पाकिस्तान के अंदर किसी दूसरे बंदे के लिए काम कर रहा होगा, यानी कि जो बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस के लिए काम कर रहा होगा, तो हम उसको क्या मान लेंगे? वो उस पहले वाले प्रिंसिपल के बिजनेस की क्या है ना? परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। गॉट इट? इसको आसान भाषा में मैं मैसेज कर देता हूँ। आउटसोर्सिंग का आप लोगों ने नाम सुना होगा। आउटसोर्सिंग में क्या होता है? मुख्तलिफ किस्म के लोग मुख्तलिफ किस्म की आउटसोर्सिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जो सीए फर्म है जहाँ पे आपने जाके आर्टिकल्स करने, वहाँ पे नॉर्मली आपके पास काम आता है रिपोर्टिंग का। आपने पेरोल बनाने होते हैं, आपने सैलरीज वगैरह बनानी होती हैं, आपने सारे के सारे अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं। वो अकाउंट्स मेंटेनेंस जो है वो कंपनीज के होते हैं। अब कंपनीज क्या करती है? कंपनी अपने अंदर डिपार्टमेंट ही बना देते हैं। बल्कि कंपनीज क्या करती है? कंपनी अपना जो है काम है रिपोर्टिंग का, वो किसको दे देते हैं? किसी सीए फर्म को। अब वो सीए फर्म कंपनी के बिहाफ पे क्या कर रही है? रिपोर्टिंग कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट्स कर रही है, एचआर का काम कर रही है। तो वो सारे के सारे काम जो फर्म कंपनी के बिहाफ पे कर रही है, तो कंपनी के लिए जो हमारी फर्म होगी वो भी क्या होगी? परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट में जाने है। ओके, समझा की बात? अच्छा, अब इसमें कहते हैं जनाब एनी सब्सटेंशियल इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड, कि अगर आप जनाब किसी किस्म का कोई ऐसी जगह जहां पे आप कोई प्लांट या कोई मशीनरी इंस्टॉल कर देते हैं, लगा देते हैं, और अदर एसेट्स और प्रॉपर्टी कैपेबल ऑफ एक्टिविटी गिविंग राइज टू इनकम। ठीक है जी, जहां पे आप कोई प्लांट मशीन लगाते हैं या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो कि आपको पैसा दे रही होगी, तो वो भी आपके लिए क्या होगा? परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट में कंसीडर की जाएगी। और लास्ट में कहते हैं जी अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस दैट इज यूज्ड फॉर और मेंटेन्ड बाय अ पर्सन इफ द पर्सन or an associated persons carry on business at that place or at another place in Pakistan, and that place or other place constitutes a permanent establishment for the person or an association of persons under this clause. Number 2 कहता है जी business carried on by the person or an AOP at the same place or at more than one places constitute permanently completely function at that are part of the coherent business operation। देखिए बेटा, इस लाइन का मतलब क्या है? आपके पास जो सबसेक्शन आपके पास जी है, इसका मतलब क्या है? या फिर बेटा कहता है जी कोई भी ऐसा फिक्स बिजनेस जहां पे कोई बंदा काम कर रहा हो, बिजनेस कोई बंदा बिजनेस चला रहा हो, वो फिक्स प्लेस को हम लोग क्या कहेंगे? परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। अगर एक बंदा है तो जो काम कर रहे हैं वो सारे, अगर एक से ज्यादा बंदे हैं, एओपी मिलकर कोई काम कर रहे हैं, उनका एक ऑफिस है, तो वो एक ही ऑफिस क्या कंसीडर किया जाएगा? परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। अगर उनके एक से ज्यादा ऑफिसेज हैं, यानी कि बंदे मिलकर सारे इकट्ठे काम कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट जगहों पे, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लाहौर में भी काम कर रहे थे, हमारा ऑफिस था, और इस्लामाबाद में भी हमने अपना ऑफिस बनाया हुआ। लाहौर वाला ऑफिस मेरा, लाहौर वाला जो पार्टनर है वो देख रहा था, और इस्लामाबाद वाला मैं और मेरे जो बाकी 1-2 पार्टनर थे हम लोग वो देख रहे थे। ठीक है, अब हमारे पास एओपी था, एसोसिएटेड पर्सन था, लेकिन एक से ज्यादा हमारे पास ऑफिसेज थे, तो दोनों के दोनों ऑफिसेज हमारे लिए क्या होंगे? परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट होंगे। गॉट इट? समझ बात की? तो बेटा ये हमारे पास डेफिनेशन जो है वो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट की यहां तक हमने डिस्कशन हमने कर ली थी, वो हमने कर ली। सारा याद करना है, ये पढ़ लीजिएगा इसको, मेजर चीजें बातें जो है वो अपनी वर्डिंग में इसको माइंड में उठा लीजिएगा। जी, एनी क्वेश्चन? ये जो क्लॉज है ये जी बताया, बट वो तो वर्ड पर लिख करके समझा दें, इसमें टर्म जैसी लिखी है जी वाला जी। देखिए बेटा क्या कह रहा है जी, आप फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस दैट इज यूज्ड और मेंटेन्ड बाय अ पर्सन if the person or an AOP carries on business at that place or at another place in Pakistan। इस लाइन को तो समझ आइए। इसके बाद कहते हैं जी एंड, अब जी का सब क्लॉज I1 है, कहता है जी दैट प्लेस, यानी कि कोई भी ऐसी जगह जहां पे वो बिजनेस अपना कैरी ऑन कर रहे हो या मेंटेन कर रहे हो, उसको हम क्या कहेंगे? परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। अब कहते हैं जी इन जगहों पे क्या है? एंड दैट प्लेस और अदर प्लेस
कॉन्स्टिट्यूट्स अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट कि जनाब ये जो जिस जगह पे वो काम कर रहे हैं, जो उन्होंने अपना ऑफिस बनाया हुआ है या कोई भी दूसरी जगह जहाँ पे वो काम कर रहे हैं जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, तो वो जगह उनके लिए क्या हो जाएगी, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट समझ ली जाएगी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है बन जाना किसी चीज का। कॉन्स्टिट्यूट अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पर्सन और एन एओपी अंडर दिस सब क्लॉज। सब क्लॉज मतलब जी की बात कर रहा है। फिर सेकंड नंबर पे इसी जी को ही एक्सप्लेन करते हुए सेकंड नंबर पे आपको क्या कह रहा है, business carried on by one person or AOP at the same place or at more than one places। अगर सेम प्लेस है तो एक, और अगर एक से ज्यादा है तो वो तमाम की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूट कंप्लीमेंट्री फंक्शन कि जनाब उस जगह को वो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा मान लेगा, कंप्लीमेंट्री फंक्शन मान लेगा, दैट आर पार्ट ऑफ अ कोहेसिव बिजनेस ऑपरेशन। कि जनाब वो कहेगा जनाब आपका एक, अगर एक से ज्यादा ऑफिसेज हैं, तो अगर आप एक से ज्यादा ऑफिसेज उसको चला रहे हैं तो उनका आपस में कोहेजन, उनके जो ऑपरेशंस हैं वो कोहेसिव हैं, तो हम लोग क्या मान लेंगे कि जनाब ये आपके पास क्या बन गया, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल अब लाहौर वाला ऑफिस और इस्लामाबाद का ऑफिस, हम तमाम दोनों ऑफिसेज का आपस में क्या था, कोहेजन था, इनका इंटरेक्शन था, हम इकट्ठे अकाउंट्स बनाते थे। अपना अलग अलग बनाने के बाद हम एक इकट्ठा अकाउंट ट्रिपल सी के नाम का हम लोग बनाते हैं। अब हम दोनों ऑफिसेज का आपस में कोहेजन है, तो ये दोनों की दोनों चीजें बनते क्या होंगी, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट हो। लेकिन अगर लाहौर वाले अलग होते, इस्लामाबाद वाले अलग होते, इनका कोई आपस में लिंक ना होता, कोई कोहेजन ना होता, देन जी वो अलग परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट होती, ये अलग। ओके, लेकिन किसी किस्म का भी क्वेश्चन